बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 न्यूक्लियर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 21, क्लास 10, नेशनल बुक फाउंडेशन। और टॉपिक है आज हमारा न्यूक्लियर डिके। अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने आपको खुशामदीद कहता है। आज हमने न्यूक्लियर डिके के बारे में पढ़ना है। ऑल दो के मैं ये लेक्चर नंबर 4 में अच्छे तरीके से पढ़ा गया था, लेकिन बहरहाल हम चले इसको रिवाइज ही कर लेंगे। मैंने आपको पिछले तमाम लेक्चर्स में रेडियो एक्टिविटी के हवाले से एक कोशिश की कि एक अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए कि रेडियो एक्टिविटी क्यों प्रोड्यूस होती है और उसमें कौन कौन सी रेडिएशन हमारी जो है वो एमिट करती हैं। हमने ये पढ़ा कि ऐसे तमाम पार्टिकल्स जो कि अनस्टेबल पार्टिकल्स हों, यानी मैंने इसकी वजह भी बताई कि वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी वीक होती है एज कंपेयर टू देयर न्यूक्लियॉन्स। जो उनके न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स होते हैं उसको अगर कंपेयर किया जाए उसके मौजूदगी में, तो वो रेडिएशन को खारिज करके अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टेबिलिटी का एक तरीका होता है कि आप अल्फा रेडिएशन निकालें, बीटा रेडिएशन निकालें, गैमा निकालें और उसके बाद आप स्टेबल हो जाएं। पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये हो जाए। सो तमाम पार्टिकल्स जो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रेडिएशन निकालते हैं, इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है और ऐसे पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। बच्चों, मैंने आपको यह बताया था कि न्यूक्लियर डिके में 3 किस्म के पार्टिकल्स आपके बाहर निकलते हैं, जिनमें नंबर 1 था हमारे पास अल्फा पार्टिकल। अल्फा रे भी कहा जा सकता है, पार्टिकल्स भी होते हैं। और बीटा पार्टिकल्स हमारे पास, और थर्ड हमारे पास है गैमा रे। ये इन 3 से क्या होता है कि इनके निकलने से हमारे पास क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का डिके होता है। और ये सारा रेडिएशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी एक एटम है अगर आपके पास, उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर से रेडिएशन जो है अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा की शक्ल में निकलती है न्यूक्लियस से, और यूं वो क्या करते हैं, अपने एटम को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एटम जो अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए ये सारे काम करता है। आए हर एक को बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले अच्छा एक बात जो इंपॉर्टेंट थी कि जब भी रेडिएशन निकलेंगी तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर एक्स पार्टिकल है तो वो वाई पार्टिकल बन जाएगा हमारे पास। तो वो पार्टिकल जो चेंज हुआ हमारे पास उसको डॉटर एलिमेंट भी कहा जाता है, और जिसमें से चेंज हुआ उसको पेरेंट एलिमेंट भी कहा जाता है। यानी एक्चुअली पेरेंट एलिमेंट में से रेडिएशन होती है तो वो एक नया पार्टिकल बनता है जिसको डॉटर एलिमेंट कहा जाता है, डॉटर एलिमेंट होता है। सो एक्चुअली पेरेंट एलिमेंट बन रहा होता है किसमें, हमारे पास पेरेंट हमारे पास डॉटर एलिमेंट में बन जा रहा होता है। आई होप आपको ये बातें सारी समझ आ गई होंगी। अब मजीद इसको आगे जो है स्टडी करने को करते हैं, जिनमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे किसको, अल्फा को स्टडी करेंगे। डिके ऑफ अल्फा, डिके ऑफ अल्फा, अल्फा की डिके, अल्फा की डिके कैसे होती है। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में भी अल्फा के हवाले से बताया था। अल्फा एक्चुअली हीलियम की साइज के पार्टिकल्स होते हैं। किसके साइज के होते हैं, हीलियम के साइज के पार्टिकल होते हैं। यानी जब वो इसके अंदर से निकल रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर से, तो वो अपने साथ यूरेनियम के साइज का पार्टिकल बीच में से, हीलियम के साइज का पार्टिकल अपने आप अंदर से निकाल रहे होते हैं। और जितना हीलियम का साइज का पार्टिकल जब निकल जाएगा तो जो बाकी बच जाएगा वो नया पार्टिकल आपका वजूद में आ जाएगा। मैं इसको जरा समझाता हूं। अल्फा एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2, एक्चुअली ये तमाम चीजें हीलियम में होती हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 होता है, जबकि एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। तो इसको कहा जाता है हमारे पास अल्फा। हीलियम में और अल्फा में एक ही चीज का फर्क है कि हीलियम एक स्टेबल पार्टिकल है, जबकि अल्फा के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इसी वजह से इस पर +2 का चार्ज होता है, इस पे +2 का चार्ज होता है हमारे पास।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढता रहता है, भाई इसको कहां से 2 इलेक्ट्रॉन मिले, जहां से मिलेंगे तो ये दोबारा हीलियम में शिफ्ट हो जाएगा, यानी हीलियम बन जाएगा हमारे पास। तो उस वक्त ये भी हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधी सी बात है इसको, बाकी ये स्टेबल हो जाएगा। फिर मैंने इस पिछले लेक्चर में बताया था इसकी आयोनाइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी पेनिट्रेशन बहुत वीक होती है, और इस पे +2 का चार्ज होता है, और सबसे बढ़ के ये बीटा पार्टिकल से नियरली 7000 गुना हैवी भी होता है, बहुत हैवी पार्टिकल है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है और पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। जब आप किसी पार्टिकल, जैसे फर्ज करें एक्स पार्टिकल है, एक्स पार्टिकल AZ, ए एटॉमिक मास नंबर Z, इसमें से आप हीलियम का पार्टिकल माइनस कर देते, हीलियम मतलब यही हुआ अल्फा का पार्टिकल माइनस करते हैं, तो आपके पास Y का पार्टिकल बच जाता है। चूंकि हीलियम का या अल्फा का पार्टिकल के एटॉमिक मास नंबर 4 था, तो जब आप इसमें से एटॉमिक मास नंबर माइनस करेंगे तो A में से -4 माइनस करेंगे, तो इसी तरह Z में से 2 माइनस करेंगे, ये वाला 2, ये 4 इसमें से माइनस करेंगे, ये 2 इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा नया पार्टिकल इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ये कब शिफ्ट होगा? जब आपका हीलियम का पार्टिकल यानी अल्फा का पार्टिकल आपका माइनस हो गया इसमें से, तो नया पार्टिकल हमारे पास ये बन गया। इस पार्टिकल को कहते होते हैं पेरेंट पार्टिकल, और इसको कहते होते हैं डॉटर पार्टिकल। पेरेंट एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट हमारे पास रह गया, ये नया एलिमेंट में हमारे पास शिफ्ट हो गया। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्ज करें हम मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दी, जैसे हम ले लेते हैं यूरेनियम U238 92, ये सबसे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम, रॉ फॉर्म में यूरेनियम सबसे ज्यादा फॉर्म में 99% आपका जो यूरेनियम के मैटर में मौजूद होता है वो यही होता है हमारे पास। जब इसमें से हम अल्फा पार्टिकल निकाल देंगे, ये वाला, तो जब इसमें से 4 माइनस करें तो 234 बचता है, तो जब इसमें से 2 माइनस करें तो 90 बचता है। तो बच्चों 234 और 90 वाला पार्टिकल अब यूरेनियम तो नहीं होता, यूरेनियम के तो हमारे पास हमेशा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 ही होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे बाकी 2 भी देख रहे हैं यूरेनियम 234 वाला या 235 वाला, उन दोनों के पास भी 92 ही हमारे पास एटॉमिक नंबर है। सो जब आपने यूरेनियम में से अल्फा निकाला तो बाकी जो पार्टिकल बचा उसकी ये खासियत होनी चाहिए, और ये पार्टिकल हमारे पास थोरियम होता है, थोरियम का पार्टिकल। तो क्या निकालने से हुआ था? हीलियम के निकालने से हुआ। आपने ये देखा, ये पेरेंट है हमारे पास, और ये कौन सा है हमारे पास? डॉटर पार्टिकल है। ठीक है, आई होप आप लोग बात समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैरी क्यूरी का एक पार्टिकल मैंने आपको बताया, मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, इनके हस्बैंड होते थे पीरे क्यूरी, एंड दे बोथ वर द स्टूडेंट्स ऑफ हेनरी बेक्वेरेल, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट दैट हैज एवर कम इन दिस वर्ल्ड एज फॉर एज दिस रेडियो एक्टिविटी इज कंसर्न, क्योंकि उनकी वजह से ये सारे आगे समझ लें पौधे निकले, यानी ही वाज द मेन ट्री, ठीक है, जिनसे ही सारा ये इल्म बाहर आया। बाद में रदरफोर्ड ने भी बड़ा काम किया इन पे। सो उनका एक पार्टिकल था रेडियम 22688, इसमें से जब आप निकालेंगे हीलियम का पार्टिकल, इसमें से 4 निकालें 222, इसमें से 2 निकालें 86, तो ये पार्टिकल हमारे पास रेडॉन होता है, रेडॉन गैस की फॉर्म में होता है। तो आपका रेडियम पार्टिकल जब डिकम्पोज होता है या डीके होता है, यानी पेरेंट पार्टिकल में से जब आपका हीलियम या जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहें जब निकलती है उसमें से बाहर, तो ये फिर रेडॉन गैस में चेंज होता है, ये अल्फा पार्टिकल आपका बाहर आ गया। ठीक है, ये फिर अब देखें 88 था इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 86 है। ये मजीद स्टेबिलिटी की तरफ क्या है, ये स्टेबिलिटी इसमें इंक्रीज हुई है, क्योंकि आपका जो थ्रेशोल्ड है वो 82 नंबर्स है। ठीक है, तो 82 से ऊपर जितने भी होते हैं वो अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। अब रेडॉन में से भी अगर हम, रेडॉन क्या था 222 और 86, इसमें से भी अगर अल्फा को निकाल दें, यानी अल्फा कौन सा हमारे पास ये, तो हमारे पास रेडियम में से जब 222 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 218, 4 माइनस करेंगे सॉरी, और 86 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 84, और ये पार्टिकल हमारे पास
पोलोनियम का पार्टिकल है। और आपको बड़े मजे की बात बताऊं, पोलोनियम भी मैरे क्यूरे ने निकाला हुआ पार्टिकल है। यानी मैरे क्यूरे का रेडियम में से अगर अल्फा निकालें तो रेडॉन, रेडॉन में से पहले अल्फा निकाले, फिर मैरे क्यूरे का पार्टिकल आ गया पोलोनियम। ये उन्होंने अपने मुल्क पोलैंड के नाम से इसका सिंबल रखा था। तो साथ ही ये कौन सा निकला है, 4 2 हमारे पास, ये पोलोनियम का पार्टिकल। सो इफ यू कीप ऑन टेकिंग आउट अल्फा, so you keep on looking at a new particle which is different from this, जो कि इससे different होगा हमारे पास। so ये थी इसको अब इसको कहेंगे ये parent particle है, ये हमारे पास daughter particle है, और ये हमारे पास radiation इसमें से emit हुई है। I'm sorry, ये रेडॉन था, मैं ARA पता नहीं क्यों लिख बैठा हूँ ये। थैंक यू, बच्चों ने मुझे पीछे से हाईलाइट किया। आगे चलते हैं बच्चों, डिके ऑफ बीटा, डिके ऑफ बीटा। बीटा का डिके क्या होता है, बीटा, अच्छा अल्फा पे तो 4 2 है, बीटा पे 0 -1 होता है। बीटा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने पिछले टॉपिक में बड़े अच्छे तरीके से बताया था। दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में से निकलते हैं, है ना दिमाग में कंफ्यूजन, कोई न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में से कैसे निकल सकता है, न्यूक्लियस में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है। तो बच्चों आपको सुन के हैरत होगी, वैसे ये मैं हैरत से पर्दा उठा चुका हूं पिछले लेक्चर में, ये हैरत होगी कि एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर क्या था। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन्स होते हैं और एक हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, दो चीजें होती हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है हमारे पास। कहा जाता है कि न्यूट्रॉन की जब पहली दफा फॉर्मेशन हुई थी ना, वो यूं हुई थी कि एक न्यूट्रॉन, यानी ये न्यूट्रॉन है ना हमारे पास, इसका कुछ हिस्सा प्रोटॉन था और कुछ इलेक्ट्रॉन था। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से, एक तो दोनों के पास चार्ज, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, तब ये जुड़ेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा हमारे पास। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से एक न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था हमारे पास। सो जब ये डिकेइंग होती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन बीटा रे बन के बाहर निकल जाता है। तो अब आपका वो जो न्यूट्रॉन है ना बच्चों, वो न्यूट्रॉन नहीं रहा, अब वो प्रोटॉन बन चुका है। तो वो प्रोटॉन में एक इजाफा कर देता है, यानी प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है हमारे पास। यानी एक्चुअली इस पे आप इसको बीटा 0 -1 इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 कह देते हैं। तो जब भी किसी पार्टिकल AZ में से आपका बीटा पार्टिकल माइनस होता है, बीटा ये 0 -1 जब माइनस होगा, इसको इलेक्ट्रॉन भी E0 -1 भी 0 -1 भी कह सकते। जब ये माइनस होगा, A में से 0 माइनस हुआ तो A ही रहा, Z में से -1 हुआ तो +1 हो गया, Z +1। तो ये जो नया पार्टिकल आ गया वो हमारे पास Y आ गया, यानी माइनस, ये माइनस करना है ना हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बढ़ गया, यानी प्रोटॉन की एक तादाद बढ़ गई। जैसे मैंने कहा था ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया हमारे पास। ये किससे हुआ है, एक बीटा पार्टिकल 0 -1 के निकलने से हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ, क्योंकि एग्जांपल देता हूं, जैसे कार्बन 14 है, इसकी एग्जांपल मैं पीछे भी दे चुका हूं। अब कार्बन 14 में प्रोटॉन जो होते हैं वो 7 होते हैं, इन दोनों को माइनस करें तो न्यूट्रॉन आता होता है। तो न्यूट्रॉन हमारे पास है, सॉरी 14 6 है, प्रोटॉन हमारे पास 6 होते हैं, न्यूट्रॉन हमारे पास 8 होते हैं। तो अगर 8 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन में से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकल जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा। यानी एक प्रोटॉन का इजाफा होकर 7 प्रोटॉन हो जाएंगे, जबकि एक न्यूट्रॉन की कमी अगर हो गई तो 7 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। इन दोनों को प्लस करें 7 7 14, एटॉमिक मास नंबर वही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन एटॉमिक नंबर हमारे पास चेंज हो गया कि हमारे पास एटॉमिक नंबर अब 6 से 7 हो गया हमारे पास। तो ऐसा पार्टिकल, यानी ये कार्बन 14 6 की अगर हम बात करें, ये भी एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, रेडियो आइसोटोप कहेंगे इसको। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 2 से छोटा होता है, लेकिन वो भी रेडिएशन निकालते हैं, उनको रेडियो आइसोटोप्स कहा जाता है। वो उसकी एक बड़ी लंबी रीजन है, उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी की रीजन होती है, वो इंशाल्लाह आपको फिर कभी बताएंगे। तो अब ये नया पार्टिकल वो बनेगा जिसका एटॉमिक मास नंबर 7 7 14 होगा, और जबकि एटॉमिक नंबर 7 होगा, तो वो कौन सा है, वो नाइट्रोजन है।
तो ये किसके निकलने से हुआ, 0-1 के निकलने से हुआ। नाइट्रोजन इससे ज्यादा स्टेबल है, जो ही नहीं होती स्टेबिलिटी एटॉमिक नंबर से ही हो, उसकी बाइंडिंग एनर्जी से भी स्टेबिलिटी बढ़ती होती है। इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग होती है नाइट्रोजन के अंदर, कार्बन 14 में बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल होती है। जितनी बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रांग होगी उतनी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास। इसकी एक एग्जांपल हम मोलिब्डेनम की भी ले सकते हैं। मोलिब्डेनम एक पार्टिकल है बच्चों, मोलिब्डेनम MO। इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 99, एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 42। तो जब आप इसमें से बीटा डिके करेंगे, बीटा ये 0 है ना, जब 99 में 0 माइनस करें तो 99 ही बचेगा। तो 42 में से -1 करें तो ये +1 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। और ये पार्टिकल होता है टेक्नीटियम पार्टिकल, TC। ठीक है, यानी ये नया पार्टिकल हमारे पास बन गया। और हमारे पास ये किसके हुआ, ये सॉरी बीटा पार्टिकल से हमारे पास हुआ। तो बच्चों इसको कहेंगे पेरेंट, ये पेरेंट है पार्टिकल हमारे पास, और ये हमारे पास डॉटर है, पेरेंट और डॉटर पार्टिकल है, ये याद रखें हम। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं डिके ऑफ गैमा। डिके ऑफ गैमा, गैमा का डिके, गैमा वाहिद है जो पार्टिकल नहीं होता, ये रे होती है। वैसे एक बात बताऊं, एक बड़ी मशहूर थ्योरी है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी है, उसके तहत ये भी एक खास किस्म के फोटॉन्स के पार्टिकल्स हैं जिनसे ये आ रही होती है। तो बल वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट, हम मॉडर्न थ्योरी को नहीं पढ़ रहे फिलहाल। जो हमारे पास राइट थ्योरीज हैं उन्हीं को हम तो स्टडी करेंगे, वो मॉडर्न थ्योरी में सारा का सारा है हमारे पास। बल्कि चले छोड़ें इस बात, लंबी हो जाएगी बात। गैमा बच्चों एक बात याद रखो, गैमा एक ऐसी रेडिएशन है जो न्यूक्लियस से तब निकलती है जब न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स अपनी हाई एनर्जी स्टेट पर होते हैं, एक्साइटेड स्टेट पर होते हैं। तो वो जब डी एक्साइट होते हैं तो गैमा निकलती है। यानी गैमा एक्चुअली किसी पार्टिकल को जाया किए बगैर निकलती है। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाया हुआ, यहां क्या जाया हुआ था, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जाया हुए थे इसमें, ये किसी को जाया किए बगैर। यानी ये जब निकलती है ना, पार्टिकल अपनी शक्ल में ही रहता है, पार्टिकल कभी चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है। यानी इस पे किसी किस्म का इसका एटॉमिक मास नहीं होता, एटॉमिक नंबर नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट पार्टिकल, दिस इज अ रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। तो ये आमतौर पे 7 किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है, जिनमें गैमा सबसे हाई एनर्जी वाली होती है और रेडियो वेव सबसे लो एनर्जी वाली होती है। उसके बीच में हमारे पास एक्सरे, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रो और फिर आखिर में रेडियो, ये 7 वेव्स होती है जिनमें सबसे हाई एनर्जी वाली होती है। ये जब इसमें से निकलती है ना, तो इसके प्रोटॉन जो अनस्टेबल एनर्जी स्टेट, सॉरी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में थे, वो डी एक्साइटेड यानी वापस अपनी पुरानी एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में तफसील से बात बताई हुई है आपको, आप देख लीजिएगा लाजमी। सो अगर किसी में से गैमा निकलेगा, जैसे ये एक्स हमारे पास AZ है, इसमें से अगर गैमा निकाल दो तो XAZ ही रहेगा, क्योंकि गैमा जो है ना हमारे पास वो उस पर कोई एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर नहीं होता। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हम लेते हैं कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक मास नंबर 60 और एटॉमिक नंबर 27 है। ये देखिए कोबाल्ट 60 और 27, जब इसमें से गैमा रे निकलेगी तो कोबाल्ट 60 और 27 ही होगा, लेकिन साथ ही गैमा पार्टिकल भी एक निकल गया होगा। गैमा पार्टिकल की हाई एनर्जी आयोनाइजेशन जो होती है वो काफी कम होती है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन हाई होती है। तो ये एक छोटा सा इसका जायजा है, आप इसको एक नजर जो है वो देख सकते हैं। मैंने बच्चों उधर से इधर ये लिख लिया कोबाल्ट वाली एग्जांपल। अब हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी थ्रू न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। इस सारे प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहा जाता है। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्यों कहा जाता है? न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते होते हैं कि जब पेरेंट एलिमेंट में से आपका कोई भी पार्टिकल अल्फा बीटा गैमा की शक्ल में बाहर निकले और वो दूसरे पार्टिकल यानी डॉटर पार्टिकल में चेंज हो जाए, तो इसको न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन कहते होते हैं और वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है।
मैंने जैसा पहले बताया, स्टेबिलिटी का चक्कर जरूरी नहीं होता कि आपके प्रोटॉन सही हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में समटाइम्स बहुत बड़ा गैप होता है। जैसे कि देखें, आपका यूरेनियम में देखें कितना प्रोटॉन, इसके कितने 92 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 92 है, लेकिन न्यूट्रॉन 143 है, बहुत बड़ा गैप है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये हमारे पास डिकेइंग होनी शुरू होती है, ये गैप कम होना शुरू हो जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का गैप भी डाउन होना शुरू हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब यहां देखें 14 और 6, यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 6 8 का था, अब ये 7 7 पे बात आ गई है, क्योंकि यहां प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन भी हमारे पास यहां 7 रह जाएंगे। सो एक्चुअली ये तमाम चीजें, मतलब अगर बार बार अल्फा निकलेगी, बीटा निकलेगी, गामा निकलेगी, तो एक एटम दूसरे में चेंज होगा। आपने देखा, जैसे ये देखें आपका रेडियम रेडॉन में चेंज हुआ, जब रेडॉन में से आपके पास दोबारा अल्फा निकला तो ये पोलोनियम में चेंज हो गया। मजीद अब ये देखें स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है हमारे पास, तो स्टेबिलिटी इसी तरह इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है हमारे पास। तो स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये चलती रहती है हमारे पास। लेकिन एक बात याद रखें, ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद होता है। ये नेचुरली आज अगर 10 रे निकली हैं, कल हो सकता है 100 रे निकल जाए, कल अगर 100 निकली है परसों 200 रे निकल जाए। इसकी एग्जांपल यूं दी जा सकती है कि एक हिल पर अगर हम एक बॉल रख लें, बॉल, और उसको रोल करवा देंगे, जैसे ये हिल है, ये देखें ये हमारे पास हिल है, ये और यहाँ बॉल रखें, बॉल रोल होते होते यहां से तेज आई, यहाँ आके थोड़ी स्लो हुई, फिर यहाँ आके ज्यादा स्लो हो गई, फिर बड़ी मुश्किल से चढ़ के यहाँ तेज आ गई। अगर फर्ज करो यहाँ थोड़ा सा ऐसे था तो यहाँ आके फिर स्लो हुई। तो ये कभी बॉल की स्पीड ग्रेविटी की वजह से तेज हो जाती है और इसकी वजह से भी जो ढलान बनी हुई है उसकी वजह से कभी कभी ये स्लो हो जाती है। सो ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल आप यहीं सेट कर सकते हैं कि कभी कभी इसमें से 10 रेज निकल रही हैं, कभी 20 रेज, ये स्पॉन्टेनियस विजन होती है, कभी 1000 रेज निकल आएंगी। सो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली चलता जाता है, ठीक है। और आखिरकार एक एटम जो है वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते जाते एक टाइम आता है कि वो मुकम्मल तौर पे स्टेबल हो जाए। आई होप स्टूडेंट्स, मैंने भी एक बड़ा स्टेबल सा आपको लेक्चर दिया होगा, आप उसको एक नजर देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।